हेलो हेल्थ प्रेमियों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव डायबिटीज और स्वास्थ्य के बाइबल के 11वें क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम इंसुलिन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन यानी इंसुलिन बनता कहाँ पर है और उसका रिलीज किस तरह से होता है। इसके पूरे मैकेनिज्म को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है, दैट इज द बोथ इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। Within the endocrine part, there are the cluster with the special type of cell. They are called the islets. They are called islets of the Langerhans after the Paul Langerhans, a German pathologist who discovered them. मतलब इसका नाम जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रखा गया है क्योंकि एक जो पैथोलॉजिस्ट हुआ करते थे पॉल लैंगरहैंस, जर्मन के पैथोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब इसकी जानकारी निकाल कर दी थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम islets of the Langerhans रखा गया। These islets consist of just 5% of the pancreas, और ये islets केवल 5% पैंक्रियाज का होता है, बाकी के 95% पैंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन टिश्यू का होता है। मतलब ये जो इंडोक्राइन टिश्यू होते हैं, इंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियाज का, वो इंडोक्राइन पार्ट जो कि पूरे पैंक्रियाज का 5% होता है, उस 5% में भी उसका डिवीजन किया गया है, जिसमें कि अलग अलग 4 प्रकार के सेल्स बनते हैं, वहां पर सेल्स होते हैं और वो चारों सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो उसमें से अल्फा सेल होता है जो 25% पार्ट होता है उस इंडोक्राइन पार्ट का, और वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करता है। 60% पार्ट बीटा सेल्स का होता है जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी पूरे पैंक्रियाज में जो 5% पार्ट होता है इंडोक्राइन सिस्टम का, उसमें से 60% पार्ट बीटा सेल्स होता है, और यही बीटा सेल्स इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इंसुलिन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन, इंसुलिन की मैन्युफैक्चरिंग उस बीटा सेल्स के अंदर होती है। 10% आर डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स सिक्रीट द सोमेटोस्टेटिन। इसके बाद 5% जो होता है वो पीपी सेल्स होते हैं, दैट पीपी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे आप इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स यानी कि ब्यूटीफुल, विद द मोस्ट अबंडेंट सिक्रीट्स इंसुलिन, सी पेप्टाइड्स एंड एमाइलिन। ये बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, सी पेप्टाइड और एमाइलिन का सिक्रेशन करता है, और अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करना। ग्लूकागॉन मतलब व्हेन द ग्लूकोज इज गॉन, मतलब ग्लूकोज की जब हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, हम लंबे समय तक जब कुछ खाते पीते नहीं है, जैसे हम उपवास करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो उस कंडीशन में ब्लड में जो शुगर का लेवल कम हो जाता है, यानी ग्लूकोज कम हो जाता है, उस कंडीशन में ग्लूकागॉन आता है और वो ग्लाइकोजन को ब्लड में वापस ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज देता है, और तब उस कंडीशन में ग्लूकागॉन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज सफिशिएंट मात्रा में रहता है तो उस समय ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होता है, ग्लूकागॉन की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समय इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स तक डिपॉजिट करता है, वो यानी उसका यूटिलाइजेशन करता है, वो आइदर एनर्जी के रूप में या फिर बॉडी के अंदर जो कुछ भी एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया बॉडी में हो रही होती है, उसके लिए वो हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल सिक्रीट्स सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो है ये बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, ये दोनों को मैनेज करता है, मतलब एक तरह से इनका होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। किसको कब सप्रेस करना है, किसको कब एक्टिवेट करना है, उसके लिए सोमेटोस्टेटिन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट एफ सेल दैट प्रोड्यूस द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। So insulin is responsible for bringing blood glucose levels down. Therefore, stimulus for insulin is hyperglycemia. Insulin is responsible to bring the blood glucose back down. मतलब इंसुलिन का जो काम है, इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गया, तो उसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन का होता है। देयरफॉर द स्टिमुलस फॉर इंसुलिन इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टिमुलेट करता है, इसलिए उसे हम स्टिमुलस फॉर इंसुलिन इज हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इस बात को यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम रात भर खाना नहीं खाए हैं, सुबह हम जब उठते हैं, फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में इंसुलिन का रिलीज नहीं होता है, या ये समझ लीजिए कि आप बड़े लंबे समय तक अगर आपने खाना नहीं खाया है तो उस समय इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है।
ब्लड में इंसुलिन का लेवल काफी कम रहता है, मतलब जिसे हम बेस लेवल की इंसुलिन बोलते हैं, उस बेस लेवल का इंसुलिन वहां देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ भी ग्लूकोज रिच फूड खाते हैं, तो ये ग्लूकोज रिच फूड खाने के बाद जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, यानी कि ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आने लगती है। अब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये नहीं होगा कि 400-500 ब्लड शुगर, मतलब जो फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 80-90 रह रहा था, वहां पर आपने कुछ भी कंजप्शन किया और वो ब्लड शुगर लेवल जैसे ही 100, 110, 120 पहुंचा, तो तुरंत वो जो है पैंक्रियाज को एक तरह से जाकर के स्टिमुलेट करता है कि भाई इंसुलिन की जरूरत है, इंसुलिन चाहिए हमें। तो उस मैकेनिज्म को यहाँ पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रेंज बिटवीन द 80 to 120 mg, ये आपको भी मालूम है, अगर आप डायबिटिक होंगे तो इस बात की अच्छी सी जानकारी होगी कि नॉर्मल ग्लूकोज रेंज जो है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में 80 to 120 mg पर डेसीलीटर होता है। वेन एवर इट गोज एबव 120 mg पर डियर, दैट इज रेफर्ड टू एज ए हाइपरग्लाइसीमिया। जब ये 120, 126 से ऊपर जाता है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है, इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन के रिलीज और इंसुलिन के प्रोडक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा, आपको हमने पीछे के क्लास में जब हम सेल का क्लास ले रहे थे, सेल के चैप्टर में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताया था, जहां पर हमने राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, ये 2-3 सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको समझाया था, और ये ऑर्गेनेल्स किस तरह से काम करते हैं उसको आपको समझने की जरूरत है। अब आप समझिए कि बीटा सेल्स जो हमारे पैंक्रियाज के अंदर होते हैं, ये काफी इनकी संख्या होती है, बट उसमें से आपको एक सेल को पकड़कर चलना है। आप समझिए कि एक सेल के अंदर इंसुलिन का रिलीज और फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो उसके पहले हम राइबोसोम्स, यानी ये जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, ये किस तरह से काम करते हैं, सेम वही फंक्शन उस बीटा सेल्स के अंदर के भी ये ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे और उनका भी काम उसी तरह से होता है। तो राइबोसोम द साइट वेयर द प्रोटीन आर मेड, द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। दे आर द यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस मेड फ्रॉम आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स गेट देयर ऑर्डर फ्रॉम द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसको ऑर्डर देता है, यानी एक प्रकार से उस तरह का मैकेनिज्म सेल के अंदर काम करता है। और ये जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इंसुलिन कुछ है नहीं, मतलब एक प्रकार का केमिकल के हिसाब से, केमिकली अगर देखने जाए तो वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है सब अलग अलग देखने को मिलेंगे, और उसके सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपका कितना हेल्दी है, आपके सेल्स के अंदर राइबोसोम कितना एक्टिव है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसके साथ साथ में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं हम प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनता है, यह एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से, मतलब प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का जो सिंथेसिस और पैकेजिंग या फिर उसकी सॉर्टिंग और मतलब उसको कहां पर ट्रांसलोकेट करना है, ये सब काम सेल्स के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये कितने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, कितने एक्टिव ढंग से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंसुलिन का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन और रिलीज। वैसे तो हम आपको केवल बेसिक ही बताना चाहते हैं और बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट कुछ न कुछ इस तरह से अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो शायद रियलिटी से आप कहीं अछूते रह जाएंगे, मतलब आप रियलिटी को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भी हम हर एक बातों को थोड़ा सा डीप में भी कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन के लिए हमें इंसुलिन की नीड होती है। लेकिन अगर हमने काफी समय तक खाना नहीं खाया है, या हम रात भर खाना खा करके सोए, सुबह उठने के बाद जब भी हम कोई कार्ब रिच फूड लेते हैं, तो वो कार्ब रिच फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इंसुलिन, पहले तो ग्लूकोज गया बॉडी में हमारे, तो इंसुलिन आएगा कैसे, इंसुलिन का रिलीज कैसे होता है। तो अब पैंक्रियाज के अंदर, पैंक्रियाज को कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी इंसुलिन रिलीज करना है। तो
तो यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि जब ग्लूकोज कहीं भी सेल्स तक पहुंचेगा तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ये बात हम हमेशा आपको बार बार बोलते हैं। लेकिन पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है उसके अंदर ग्लूकोज को पहुंचने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो विदाउट इंसुलिन के ही वो अपना दरवाजा खोल देते हैं और ग्लूकोज वहां एंट्री ले लेता है। यानी पैंक्रियाज के सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पहुंचने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है और वो ग्लूकोज की एंट्री उस पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में हो जाती है। तब जाकर के पैंक्रियाज को पता चलता है कि ग्लूकोज आ चुका है। अब ग्लूकोज के लिए हमें इंसुलिन रिलीज करने की जरूरत है, हमें इंसुलिन को सिक्रीट करने की जरूरत है। तो उसी मैकेनिज्म को यहाँ पर हम समझेंगे और उस मैकेनिज्म में दवाइयां किस तरह से काम करती हैं उस बात को समझेंगे। इस मैकेनिज्म को बताने के पीछे का केवल मेरा मकसद यही है कि आप दवाइयों के मैकेनिज्म को भी समझेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही बीटा सेल्स के बॉर्डर पे ग्लूकोज पहुंचता है वहां पर एक GLUT2 ट्रांसपोर्टर होता है जिसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ग्लूकोज वहां पहुंचता है, जैसे ही तुरंत वहां पर वो GLUT2 जो रिसेप्टर्स है वो ओपन हो जाता है, मतलब वो अपना दरवाजा खोल देता है और वो ग्लूकोज की एंट्री बीटा सेल्स के अंदर हो जाती है। बीटा सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज एंट्री लेता है, जैसे ग्लूकोज एंट्री लेता है, एंट्री लेने के बाद वो हेक्सोकाइनेज 4 ग्लूकोकाइनेज के हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमने आपको मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में, मेटाबॉलिज्म के क्लास में आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया किस तरह से होती है। वो भी अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि हम जो कुछ भी ये वीडियो एक एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 इस तरह से मतलब अलग अलग हम बना रहे हैं। इस वीडियो में एक एक वीडियो को जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो हर एक बात की क्लियरिटी भी आपको और ज्यादा होगी और तभी आपको हर एक बात आगे भी क्लियर होते जाएगी। तो वहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से गुजरते हुए साइट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल के बारे में हमने उस प्रोसेस में बताया था और साथ में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया भी हमने आपको बताया था। क्रेब्स साइकिल में किस तरह से ये सब प्रक्रिया कंप्लीट होते हुए लास्ट में एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्लूकोज जैसे ही एंट्री लेता है इस बीटा सेल्स के अंदर, ये सभी प्रक्रिया चालू होती है और उसके बाद 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है। वहां पर 2 एटीपी फॉर्मेशन होने के बाद तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि एटीपी जब तक नहीं बना रहता है तब तक उसके पहले ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयन सेल के दोनों साइड अंदर बाहर आते जाते रहता है और जिसे हम पोटेशियम चैनल बोलते हैं। इस पोटेशियम चैनल के माध्यम से पोटेशियम अंदर बाहर आते जाते रहता है और जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करता है। तो जैसे ही एटीपी रिलीज होता है, एटीपी रिलीज होते ही इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है और जैसे ही पोटेशियम चैनल ब्लॉक होता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर कैल्शियम चैनल जो होता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। इसके पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉक रहता है, मतलब यह एक जो दरवाजा है, डोर है, ये ब्लॉक रहता है, कैल्शियम आयन को इंटर नहीं करने देता है। जैसे ये पोटेशियम चैनल ब्लॉक होता है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस है, ये आने के बाद जैसे ये इंटर होता है सेल के अंदर, वो तुरंत न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है, न्यूक्लियस को सिग्नल देता है और साथ साथ में तुरंत इंसुलिन का रिलीज होना चालू हो जाता है। मतलब आपको यहाँ पर बात समझने की जरूरत है कि जैसे ही हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज को विदाउट इंसुलिन बीटा सेल्स के अंदर एंट्री लेने का राइट्स है, उसको परमिशन है, विदाउट किसी से कुछ ना कुछ सोचे समझे पूछे पाछे वह पैंक्रियाज के बीटा सेल्स तक पहुंच जाता है और इंसुलिन का रिलीज करता है। अब इंसुलिन वहां से रिलीज होने के बाद डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में आता है और उसके बाद फिर वो अलग अलग पार्ट मतलब अलग अलग ब्लड के माध्यम से जहां जहां भी उसका एक्चुअल डेस्टिनेशन ग्लूकोज का होता है वहां पर फिर वो इंसुलिन उसको पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। इस तरह से वो पहुंचाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। और अब यहाँ पर आपको एक दूसरी बात ध्यान से अभी ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि अब समझिए कि आपका सेल अगर एक्टिव ढंग से काम नहीं कर रहा, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो एक्टिव ढंग से काम नहीं कर रहे हैं,
तो इवन आपका बीटा सेल्स इंसुलिन बना पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका रिलीज अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो इंसुलिन आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, यूजफुल नहीं होगा। तो इंसुलिन का रिलीज होना हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसका रिलीज अगर अच्छे से नहीं होगा, सक्सेसफुल ढंग से नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं सफर करेंगे। दूसरी बात आती है यहाँ पर आपको समझने की सबसे मेन जरूरी बात कि जब आप सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन लेते हो, जब आप सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन लेते हो, जब भी आपको सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है, ये सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन करती क्या है। अब आप ध्यान दीजिए कि आप जब ग्लूकोज का इंटेक करते हो तभी वो हमारे सेल्स के अंदर बीटा सेल्स के GLUT2 रिसेप्टर्स को जाकर के ओपन करता है वो ग्लूकोज, और तब बीटा सेल्स के अंदर आगे की प्रक्रिया होती है। वो ग्लूकोज जाकर के एटीपी फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, तब जाकर के इंसुलिन रिलीज होती है। तो मेडिसिन क्या करती है, आपने ग्लूकोज खाया या ग्लूकोज नहीं खाया, आपने अगर सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन आपने लिया, वो मेडिसिन जा करके आपके बीटा सेल्स के अंदर ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर देती है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। वो मेडिसिन दौड़े दौड़े जाती है पैंक्रियाज के अंदर, इस पोटेशियम चैनल को पकड़कर बैठ जाती है, उसके दरवाजे को शट डाउन कर देती है और कैल्शियम चैनल को ओपन कर देती है। कैल्शियम चैनल को ओपन कर दी तो उस कंडीशन में पैंक्रियाज के अंदर जितनी बनाई हुई, मतलब मैन्युफैक्चर की हुई, स्टोर की हुई इंसुलिन है, वो सब रिलीज हो जाती है, मतलब वो एक झटके में रिलीज हो जाती है। वहां पर वो कंडीशनली काम नहीं करता है, वो अनकंडीशनल काम करता है। जबकि आप ग्लूकोज का जिस तरह से इंटेक लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही, उसके प्रोपोर्शन में ही उस इंसुलिन का रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर आपने ग्लूकोज खाया या नहीं खाया, कितना खाया, उससे लेना देना नहीं है। उस बीटा सेल्स के कैल्शियम चैनल को ओपन करके ये इंसुलिन का सिक्रेशन करा देगी मेडिसिन। और जो एक बड़ा कारण बनता है हाइपोग्लाइसीमिया का, आपने कम ग्लूकोज वाला फूड खाया और आपने गोली खा लिया, तो कभी कभी आपको देखने को मिलता है, आप देखते भी होंगे कि आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जाते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, तो उस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप चॉकलेट वगैरह या ऐसी कुछ मीठे चीजें भी रखा करो, ताकि कभी अगर आपको चक्कर आए तो उसका मेन रीजन यही है कि आप जबरदस्ती इंसुलिन का सिक्रेशन कराया जा रहा है। आपने ग्लूकोज का इंटेक कितना किया नहीं किया उसके ऊपर, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही है, वहां पर गोली के पावर के अकॉर्डिंग इंसुलिन रिलीज हो रही है। तो उस कंडीशन में अब आप जो है देखेंगे कि जब इस तरह से बॉडी के अंदर यानी बीटा सेल्स को हम बार बार गोलियों के माध्यम से जबरदस्ती काम कराते रहेंगे, तो एक तो उसकी इफिकेसी पहले से ही डिस्टर्ब है, वो बराबर से काम नहीं कर रहा है। गोलियों के दम पर हम जब इस तरह से उसको काम कराएंगे तो उसकी इफिकेसी धीरे धीरे और भी कम होते जाएगी, और जब उसकी इफिकेसी कुछ दिनों के बाद और कम हो जाएगी, जब वो इंसुलिन बना ही नहीं पाएगा। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने की जरूरत है कि कोई भी गोली इंसुलिन बनाती नहीं है, वो केवल रिलीज कराती है, जबरदस्ती डंडा मार के उसको बाहर कर देती है। तो जब आपका बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगा, उसकी इफिकेसी ही नहीं रह जाएगी, वो हमेशा धीरे धीरे इस तरह से ओवरवर्क करते हुए कमजोर हो जाएगा, उसके सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर उस कंडीशन में ये गोलियां भी कहाँ तक आपको इंसुलिन दे पाएंगी, मतलब इंसुलिन रिलीज करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगी। तो यही कारण बनता है कि कुछ दिनों के बाद गोलियां खा खा करके भी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और वो गोलियां काम नहीं करती है, और बाद में आपको इंसुलिन पर आना पड़ता है। और यही वजह भी है कि हम बार बार आप लोगों को डाइट के माध्यम से, डाइट को लेकर के आपको हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं कि आप डाइट पर फोकस कीजिए, डाइट पर ध्यान दीजिए, ना कि गोलियों पर ध्यान दीजिए। गोलियों को जितना अधिक से अधिक हो कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गोलियां आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डैमेज कर रही हैं, उसको मार रही हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ये और किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रही है, आपकी वाट लगा रही है। लेकिन आपको जानकारी के अभाव में, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो ये सोच रहे हो मैं गोलियां खा रहा हूं और गोलियां खा करके हमारी शुगर कंट्रोल में है, हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, हम ठीक ठाक हैं, हम हेल्दी है।
तो दोस्तों ऐसा नहीं है, शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को केवल गोलियों से लोअर उसके लेवल को कम कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे आप हेल्थ अचीव नहीं कर सकते हैं। आप ग्लूकोज लेवल को एक बार कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं। आप और भी अधिक से अधिक मेटाबॉलिक ट्रैप में फंसते चले जाएंगे और आप कहीं ना कहीं और अनहेल्दी मोड में जाएंगे, आपकी बीमारियां और बढ़ते जाएंगी। तो इसलिए हम हमेशा फोकस इस बात पर करते रहते हैं, आप लोगों को फोर्सली बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग डाइट के सिस्टम को समझिए। डाइट ही आपके लिए हेल्पफुल होगी, ना कि गोलियां। क्योंकि गोलियां एक दिन दो दिन की बात नहीं होती। जब 2 दिन 1 दिन की बात होती है ना, कभी इमरजेंसी कंडीशन बनती है, उस इमरजेंसी कंडीशन में आप गोलियों का सहारा लेते हो, उसके लिए हम ना नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको लंबे समय तक के लिए अगर आप गोलियों पर जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी बात को हम हमेशा हर एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं और आपको हर एक बातों का एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप बातों को समझिए, आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, साइंस क्या बोल रहा है, बॉडी के अंदर किस तरह से एक्टिविटी हो रही है। जब तक उसको आप नहीं समझेंगे आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं, आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। गोलियां आपको थोड़े समय के लिए ठीक तो कर सकती है, लेकिन वो केवल और केवल बीमार आपको और अधिक से अधिक बनाती जाएंगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको और डीप में थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन प्रोडक्शन की जो स्टेज है, किस तरह से इंसुलिन बनता है और अलग अलग स्टेज में मैच्योर इंसुलिन कैसे बनता है, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 स्टेज देखने को मिलती है इंसुलिन प्रोडक्शन में। एक फर्स्ट होती है प्री प्रो इंसुलिन, देन सेकेंड प्रो इंसुलिन एंड लास्ट वन इज द मैच्योर इंसुलिन। तो ये प्री प्रो इंसुलिन क्या है? प्री प्रो इंसुलिन की जो स्टेज है ये इंसुलिन की बनने की, द इनिशियल पेप्टाइड दैट इज प्रोड्यूस इज ए लॉन्ग वन। इस देख रहे हैं आप इस पूरे स्ट्रक्चर में, जो शुरुआती दौर में शुरुआती जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो लॉन्ग कंडीशन दिख रही है, यहाँ पर एक सिग्नल सीक्वेंस के नाम से लिखा हुआ है। ये इसका एक इनिशियल सेगमेंट होता है। इट हैज ए कंपोनेंट कॉल्ड द इनिशियल सेगमेंट, आल्सो कॉल्ड एज ए सिग्नल सीक्वेंस। आफ्टर दैट सीक्वेंस ऑफ द एमाइनो एसिड इज कॉल्ड द बी चेन। अब देखिए यहाँ पर एमाइनो एसिड की जब भी बात आती है, नाम आता है, मतलब ये प्रोटीन की बात आती है। आपका प्रोटीन से ही सब कुछ बना हुआ है बॉडी के अंदर। आपका जो इंसुलिन भी है ये प्रोटीन से बना हुआ है। आपके बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कितना जा रहा है ये आपको आइडिया नहीं है। प्रोटीन हमारे बॉडी में हमेशा उसकी नीड है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मतलब हमारे बॉडी में जो कुछ भी रीजनरेटिव प्रक्रिया हो रही है, रिपेयर की प्रक्रिया हो रही है, उस रिपेयर की प्रक्रिया में हमेशा बॉडी के अंदर कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उस कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो उस कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि जब इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहां पर ये एमाइनो एसिड्स का जो एक जो सीक्वेंस दिख रहा है यहाँ पर बी चेन के रूप में, ये एमाइनो एसिड्स की नीड होती है। द एंड पार्ट ऑफ द एमाइनो एसिड चेन इज कॉल्ड द ए चेन। इस पे देखेंगे आप एक बी पार्ट, बी चेन है, सी चेन है, ए चेन है। And the part connecting the B and A is called the connecting chain C. And this initial long peptide chain is called the pre-pro insulin. जब ये इस फॉर्म में इंसुलिन रहता है तो इसे प्री-प्रो इंसुलिन बोला जाता है। नेक्स्ट होता है, इस नेक्स्ट स्टेज जो आती है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में देखेंगे कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि जो ये सिग्नल सीक्वेंस था, ये सिग्नल सीक्वेंस यहाँ से डिटैच हो जाता है, वो वहां से निकल जाता है। When pre-proinsulin enters the endoplasmic reticulum, the signal sequence part is destroyed through the oxidation. ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो हम पीछे आपको बताए थे कि बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, उस ऑक्सीडेशन में हमें ऑक्सीजन की भी नीड होती है। ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंस है। सो ये जो वहां से डिस्ट्रॉय होकर के निकल जाता है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट बी, सी एंड ए चेन इज कॉल्ड द प्रो इंसुलिन। उसके डिटैच होने के बाद ये बचा हुआ पार्ट जो है प्रो इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। देन द ए चेन एंड द बी चेन आर कनेक्टेड विद द 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरह से ए और बी चेन दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हुए एंड देर इज अनदर इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एज वेल। इसके अलावा भी इंट्राचेन उसके अंदर होती है। तो ये जो सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिटैच हो गया, ये अलग हो गया और ये
प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन हो। और उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में होता है क्या है कि इन द नेक्स्ट स्टेज द सी सेगमेंट इज कट आउट फ्रॉम द टू एंड्स। आपने जो देखा कि यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग चेन थे, उसके बीच में सी चेन कनेक्टेड था। ये सभी पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स की बात करें या एमाइनो एसिड्स की बात करें, ये सभी प्रोटीन से रिलेटेड बातें आती हैं। तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि ए और बी के बीच में जो सी वाला पार्ट था, जो सी वाला चेन था, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और ये मैच्योर्ड इंसुलिन के रूप में तैयार हो जाता है। इंसुलिन मैच्योर्ड इंसुलिन बन करके रेडी हो जाता है। और ये जो सी पेप्टाइड, जो सी चेन है, यही सी पेप्टाइड्स के नाम से जाना जाता है। जब भी हम कभी आपको ब्लड टेस्ट के बारे में बताते हैं तो ये इंश्योर करने के लिए सी पेप्टाइड काफी होता है कि आपका पैंक्रियाज कितना एक्टिव है, वो इंसुलिन बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। इसलिए हम हमेशा सी पेप्टाइड टेस्ट की बात करते हैं कि आप सी पेप्टाइड टेस्ट करवाइए। सी पेप्टाइड टेस्ट करने के बाद ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि आपका पैंक्रियाज कितना हेल्दी है। अगर आपका सी पेप्टाइड 1 से ऊपर है तो ये समझ लीजिए कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। और अगर वो 0.8 से नीचे है, यानी 1 से नीचे है, या और 0.8 से नीचे है अगर सी पेप्टाइड, यानी उस कंडीशन में आपको ये इंश्योर हो जाना पड़ेगा कि आपकी बॉडी, आपका बीटा सेल्स, आपके पैंक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद कर चुका है। मतलब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। यानी सी पेप्टाइड का लेवल जितना ज्यादा, 1 से जितना ज्यादा कम होगा, उतना ही आपका डायबिटीज रिवर्सल संभव नहीं हो पाएगा। तो इस बात को समझ लेने से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। जब भी आप सी पेप्टाइड टेस्ट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सी पेप्टाइड होता क्या है और सी पेप्टाइड क्यों किया जाता है। जैसे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उसके ही प्रोपोर्शन में सी पेप्टाइड का भी मतलब रिलीज होता है। सी पेप्टाइड भी वहां पर बनता है हमारे पैंक्रियाज के अंदर। तो ये सी पेप्टाइड भी ब्लड में घूमते रहता है। और जब हम सी पेप्टाइड का टेस्ट करते हैं और अगर ये 1 से जितना ज्यादा ऊपर है, उतना ही आपकी पॉसिबिलिटी, मतलब ये जो है संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है कि आपका डायबिटीज उतना ही अधिक स्पीड में रिवर्स हो सकता है। और वो 1 से जितना ज्यादा कम है, उतना ही संभावना ये बनती है कि आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये एक प्रकार का मार्कर भी है। ये डायग्नोस्टिक टूल्स के रूप में यूज किया जाता है आपके कंडीशन को, आपके पैंक्रियाज की कंडीशन को समझने के लिए, उसकी कंडीशन को बताता है। तो इसलिए भी ये काफी यूजफुल है, हेल्पफुल है। तो इस तरह से फाइनल स्टेप ऑफ द मैच्योर इंसुलिन प्रोडक्शन अकर्स इन द वेसिकल्स दैट जनरेटेड बाय द गोल्गी apparatus। इस तरह से जो सेल के अंदर जो गोल्गी apparatus होता है, जो ऑर्गेनेल्स है, उसके वेसिकल्स के थ्रू इसका सिक्रीशन होता है, इसका प्रोडक्शन होता है और इसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि पानी के अंदर हम बुलबुले निकाल रहे होते हैं, तो वैसे ही वो बुलबुले के रूप में हमारे ब्लड में फिर वो रिलीज होकर के आते रहता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, उनका रिलीज होता है। और उसके रिलीज के लिए जो प्रक्रिया हमारे बॉडी में काम करती है, वो कितने एक्टिव ढंग से काम करती है, और उसे एक्टिव रखने के लिए भी हमें उसका जो फ्यूल है, वो फ्यूल कितना प्रीमियम हो, तभी वो उतने एक्टिव ढंग से और लंबे समय तक काम करते रहेंगे। अदरवाइज केवल हम गोलियों के दम पर अगर उनसे हम काम कराएंगे तो वो ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं। और इसीलिए हम एक एक बातों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और लोगों की अक्सर शिकायत भी रहती है कि आपकी वीडियो काफी लंबी होती है, इतना कौन देखेगा। तो दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूँ घंटों घंटों इंस्टाग्राम से लेके और बहुत सारी चीजों को देखने के लिए लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जब काम की बात आती है, जरूरत की बात आती है, अपने हेल्थ से जुड़ी हुई बातें आती हैं, तो वहां पर हम टाइम निकालने के लिए बोलते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले क्लास में हम इंसुलिन के मतलब एक्शन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन का एक्शन कहाँ कहाँ होता है हमारे बॉडी में, किस किस पार्ट पे इंसुलिन का एक्शन होता है, किस तरह से वो एक्शन करता है, ग्लूकोज का उसका क्या रिलेशन है, किस तरह से वो ग्लूकोज को किन किन पार्ट में किस तरह से अपने एक्शन के थ्रू वो पहुंचाता है। उन सभी बातों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में दोस्तों, अगर हमारी वीडियो, हमारी कही हुई बात आपको थोड़ी भी
अच्छी लगती हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है। और ऐसे जरूरतमंद लोग हों जिनको इसकी नीड हो, ऐसे लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।